हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। रेल परिवहन। देखिए, रेल परिवहन इतना आसान बना दिया इंसान के जीवन को, जिसको हम यहाँ वर्णन करेंगे। कहते भारतीय रेल जो है तंत्र रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बाद विश्व का चौथा नंबर पर भारत का स्थान आता है। तो आप समझ सकते हो कि रूस का पहला स्थान, कनाडा का दूसरा स्थान और तीसरा स्थान पर यूएसए है, और चौथा स्थान पर भारत का नंबर आता है पूरे विश्व में, जो कि रेल नेटवर्क का सबसे बड़ा जो है यंत्र है। तो आप समझ सकते हो कि भारत चौथा नंबर पे है रेलवे नेटवर्क में। पहला आपने देख लिया होगा, दूसरा समझ लिया होगा, तीसरा तो आपको पता ही है कि तीसरा जो है हमारा यूएसए ही है, और चौथा नंबर पर भारत का स्थान आता है रेलवे के नेटवर्क में। कहते हैं भारत जैसे विशाल देशों में रेल परिवहन देश के दूर दराज स्थित कोने कोने से आने वाले यात्रियों में जो है मेल जोल बढ़ाता है। तो देखिए, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ यहाँ इशारा किया गया है कि भारत को आज़ाद करने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ किसी का रहा है, तो वो रेलवे का रहा है। क्योंकि पहले के समय में जब रेलवे का विकास नहीं था, तो लोग एक दूसरे के विचारों से अवगत नहीं होते थे। उस समय छुआछूत की भेदभाव हुआ करती थी। लेकिन जैसे रेलवे का विकास हुआ, लोग चाहे किसी भी जाति के होते थे, उनको रेल में ही यात्रा करने को मिलता था। तो उनके जो है मेल जोल के कारण जो हुआ, उन्होंने एक दूसरे के विचारों को जो है समझा, जाना, और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी दुख दर्द को एक दूसरे से साझा किया। और इस प्रकार जो है भारत को आज़ादी दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी को माना जाता है, तो ये बेखुबा जो है रेल तंत्र को ही माना जाएगा। रेल तंत्र जो है लंबी दूरियां तक यात्री एवं उसके सामानों को पहुंचाने का सबसे आदर्श साधन के रूप में देखा जा सकता है, और ये केंद्रीय सरकार की विभिन्न संस्थाओं की अपेक्षा सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्रदान भी करता है। कहते हैं अगर सरकार की कोई और संस्थाओं की बात करें, तो यहाँ पर रेलवे जो है सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला संस्था के रूप में देखा जा सकता है। और ये बात सच्चाई भी है कि रेलवे में बहुत से लोग जो है कार्यरत हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन वर्ष जो है 1853 मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, जो सिर्फ 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहला रेलवे कब चलाई गई थी, किसके समक्ष चलाई गई थी, और कितने किलोमीटर के लिए चलाई गई थी। तो देखिए, भारत में सबसे पहली ट्रेन जो है वर्ष 1853 में, यानी 53 में मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। यानी 53 में, 1853 समझ गए हो गया, 1853 में जो है मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, और ये 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। सिर्फ 34 किलोमीटर जो है ये दूरी तय की थी। और इस बीच भारतीय रेल तंत्र में बहुत ज़्यादा विकास एवं अभिवृद्धि हुई, और स्वतंत्रता के पश्चात जो है रेल तंत्र की वृद्धि एवं विकास के नियम सारणी द्वारा अध्ययन को समझ सकती हो। और इस सारणी में आप समझ जाओगे कि इसकी क्या विशेषताएँ हैं और कैसे इसका विकास हुआ। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है भारतीय रेल के संचलन, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो भारतीय रेल की संचलन किस प्रकार हुआ। कहते हैं बहुत संचलित रेल मार्ग की कुल लंबाई जो थी 1000 किलोमीटर में सिर्फ 1950 से 51 में सिर्फ 0.4 किलोमीटर ही हुआ करती थी। लेकिन 2003 से जो है 4 तक जो है 17.5 हो गया। भारतीय रेल लाइन की कुल लंबाई जो थी 1000 किलोमीटर के अंतर्गत देखा जाए तो 1950 से 51 में 53.6 किलोमीटर थी। लेकिन वही जो है 2003 से 4 में 63.2 हो गई। तो देखा जाए इसमें अधिक वृद्धि नहीं हुई, सिर्फ जो है 10 का ही वृद्धि हुई, 10 किलोमीटर 1000, यानी 10 किलोमीटर 1000 की ही वृद्धि देखने को मिला। कहते हैं कुल यातायात मिलियन टन में देखा जाए तो 1950 से 51 में सिर्फ 93.0 थी, यानी 93.0 थी। और वही 2003 से जो है 4 में जो है 557.3 थी, यानी 557.3 जो है मिलियन टन थी। अगर आगे बात करें हम कुल मात्रा की धुलाई कितनी की रही थी अरब टन में बात करें तो 1950 से 51 में सिर्फ 44.1 हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए 2003 से 2004 के बीच में तो कहते हैं 381.2 जो है अरब टन की जो है किलोमीटर जो है तय की गई। तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है। उसके पश्चात अगर हम यात्रियों कुल संख्या की बात करें जो कि मिलियन में है, अगर हम 1951 से हम 52 की बात करें
यानी 50 से 51 की ही बात कर लीजिए, तो इसमें जो है 1284.0 जो है मिलियन लोगों ने यात्रा किया। लेकिन अगर वही हम 2003 से 4 की बात करें तो यहाँ पर 5123 जो है मिलियन में लोगों ने यात्रा किया। यात्री की किलोमीटर में अरब में हम देखें तो जो है 1951 से 50 के बीच में जो है 66.5 था, और वही कहते 2003 से 4 में देखें तो 541.2 था। तो काफ़ी यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। इस टेबल को अध्ययन करने से एक बात तो साफ हो गया कि 50 वर्षों में भारतीय रेलों की जो है असंख्यात्मक अभिवृद्धियों को जो है दर्शाई गई है। यानी इस टेबल में बहुत सी जो है चेंजेस को दर्शाया गया है जो भारतीय रेलवे ने दिखाया है। सर्वप्रथम भारतीय रेल लाइन की लंबाई में जो है वृद्धि दर कम रही है, और इस रेल लाइन की जो है 28% लंबाई का जो है विद्युतीकरण हो चुका है। यानी 28% जो है आप विद्युत पर जो है ट्रेन चल रही है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका अर्थ यही हुआ कि इन विद्युत से संचालित रेल मार्ग पर रेलों के यातायात प्रदूषण मुक्त एवं तेजी से संचालित होते हैं। यानी देखा जाए तो प्रदूषण मुक्त है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ गई है। रेल इंजनों के जो है वाष्प चलित होने से कोयले की खपत ज़्यादा होती थी पुराने टाइम में, लेकिन विद्युत संचालित होने से कोयले की खपत में ज़बरदस्त बचत हुई है। यानी देखा जाए तो आधे से अधिक कोयला का इस्तेमाल पहले भारतीय रेल कर रहा था, लेकिन विद्युत का जो है संचालित होने के कारण जो है अब जो है कोयले का खपत बहुत ही बच रही है। दूसरा फायदा यह भी हुआ है कि जिन रेल डिब्बों का इस्तेमाल स्वयं के उपयोग के लिए कोयला ढोने में किया जाता था, अब वो ग्राहकों को सामानों को ढुलाई में प्रयोग होने लग गए हैं। इससे रेलवे की आमदनी में वृद्धि हो गई है, और इसी प्रकार रेलवे लाइन की लंबाई में भले ही वृद्धि ज़्यादा नहीं हुई है, परंतु यात्री किलोमीटर में जो है 8 गुना वृद्धि देखने को मिला है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बेशक के लिए इसके जो है लंबाई में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन जो है लोगों को यात्रा करने में काफ़ी वृद्धि हो गई है, 8 गुना वृद्धि हुई है। इसी प्रकार माल ढुलाई यातायात जो है 10 किलोमीटर में 10 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 10 गुना काफ़ी मायने रखता है, और ये सब स्पष्ट करते हैं कि रेल की जो है कौशल युक्त गुणवत्ता दक्षता में वृद्धि भी की गई है। यानी देखा जाए तो आज के समय में देखिएगा रेलवे का जो है कायाकल्प हो चुका है। रेलवे बिल्कुल ही वो रेलवे नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। ये सभी गुणात्मक अभिवृद्धि रेल लाइनों पर चलने वाले विद्युत इंजनों एवं डीजल इंजनों के कारण ही हुआ है। यानी देखा जाए तो अब जो है प्रदूषण भी नहीं होती है, कहते हैं ट्रैक गंदे भी नहीं होते हैं, और कई मायने में फ़ायदे ही फ़ायदे आ गए हैं, क्योंकि अब जो है विद्युत इंजनों का प्रयोग बेखूबी की जा रही है, और डीजल इंजनों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। कहते हैं वाष्प इंजनों की संख्या घटकर केवल अब 45, जो कि 2003-2004 में आंकी गई थी, अब 2023 के आसपास तो बिल्कुल ही जो है ख़त्म ही हो गया होगा वाष्प इंजनों का। ठीक है, जबकि इनकी संख्या जो है 1950 और 51 में जो है 8120 हुआ करती थी। अब देखिए 8120 कहाँ कितना अधिक है, और कहाँ 45 जो कि 2003 और 4 की बात की गई है। इसी प्रकार जो है इंजन की संख्या जो वर्ष यानी डीजल इंजनों की संख्या वर्ष 1950 से 51 में केवल 17 थी, लेकिन आज ये बढ़कर कितना हो गई 4700 जो है 69 हो गई, जो 2003 और 4 में हो गई। यानी ये आंकड़ा है 2003 और 4 की है। कहते हैं विद्युत इंजन की संख्या जो पहले केवल 72 ही थी, अब बढ़कर जो है 3003 तक पहुंच गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा कर रहा है। पहले बताया जा चुका है कि रेल लाइनों की लंबाई में या नई रेल लाइन बिछाने में मामूली सी वृद्धि हुई है, किंतु रेल पटरी पर यातायात की व्यवस्था बहुत ही बढ़ गई है। 1950 से 51 रेल पटरी कुल लंबाई जो थी कहते हैं 60,000 किलोमीटर के आसपास थी, यानी 60,000 किलोमीटर के आसपास थी। ठीक है, लेकिन 2003 से 2004 तक यह जो है 84,000 किलोमीटर तक बढ़ गई है। तो देख सकते हो कितना अधिक वृद्धि हुई है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ रेल पटरी थी, इन क्षेत्रों में दोहरे एवं कभी कभी तेरे रेल मार्ग विस्तृत की गई है। यानी कहीं कहीं आप देख सकते हो कि दोहरे रेल मार्ग बनाई गई है, कहीं कहीं तो तेरे रेल मार्ग की जो है व्यवस्था की गई है, यानी 2 लाइन बनाई गई, कहीं 3 लाइन बनाई गई है। इससे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि यात्री रेलगाड़ियों एवं मालगाड़ी की संख्या अब जो है रफ्तार दोनों में ही सुधार हुआ है। भारतीय रेलवे ने दूसरा मुख्य कार्य यह भी किया है कि मीटर गेज की लाइन जो है ब्रॉड गेज यानी गेज 1.68 मीटर में बदलने की योजना को कार्यान्वित किया गया है।
इससे यात्री गाड़ी एवं माल ढोने वाली गाड़ियों की संख्या अब क्षमता जो दोनों में ही वृद्धि हो गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। लंबी दूरी वाले प्रमुख रेल मार्ग की जो है पटरियों की क्षमता एवं भार वहन कर सकने की शक्ति में सुधार किया गया है। पहले की गतिमान रेलगाड़ी जो है पैसेंजर एक्सप्रेस मेल यात्री गाड़ी होती थी। अब साथ ही साथ रेल विभाग ने सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस जैसी अति दूरगामी यात्री गाड़ियां इन्हीं जो है व्यस्त रेल मार्गों पर चलाया रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आज जो है भारतीय रेल ने काफ़ी तरक्की कर लिया है। जहां सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस चला रही है, वहीं शताब्दी एक्सप्रेस जैसी अति दूरगामी यात्री गाड़ी चला रही है, वो भी इसी मार्ग पे। तो समझ सकते हो कि कितनी स्पीड इसकी होगी। भारतीय रेल अपनी क्षमता और उपयोगिता की वृद्धि में लगातार प्रयत्नशील है। इस संदर्भ में भारतीय रेल ने आधुनिकीकरण के नए प्रतिमान मेट्रो रेल के रूप में उभर कर आया है। मेट्रो रेल का मुख्य उद्देश्य महानगरों में द्रुत परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है तथा बढ़ते यातायात के दबाव को नियंत्रित करना भी है। और इस दिशा में दिल्ली पहला उदाहरण है जहां मेट्रो रेल जो है सफलतापूर्वक दौड़ रही है। कहते हैं भारतीय रेल में अपनी उपयोगिता एवं क्षमता में सुधार एवं समृद्धि लाने के लिए निम्नलिखित उपाय को अपनाया है। देखिए अब कौन कौन से उपाय अपनाया है भारतीय रेल ने। कहते हैं पहला तो यही उपाय कार्यशील रेलवे लाइन की लंबाई में काफ़ी विस्तार करना। दूसरी बात आता है व्यस्त यातायात के प्रमुख रेल मार्गों का जो है शीघ्रता से विद्युतीकरण करना, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। मीटर गेज रेल मार्गों को जो है ब्रॉड गेज रेल मार्गों में बदलना, ये बहुत बड़ी सफलता हो सकती है। दूरगामी एवं अति दूरगामी रेल गाड़ियों को चलाना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। कहते हैं उसके पश्चात खाद्यान्न सामग्री ढोने वाली विशिष्ट दूरगामी रेलगाड़ियों को चलाना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। रेलगाड़ियों में आरक्षण की अच्छी और सुव्यवस्थित प्रणाली को अपनाना काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहती है। और इंटरनेट पर आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना, ये भी और भी महत्वपूर्ण बना देती है। ग्राहक सेवा केंद्र का खोला जाना भी एक महत्वपूर्ण जो है सुविधाओं में से एक माना जाता है। भारतीय रेल मार्ग के जाल पर चर्चा करें हम, देश में इन्हें सघन और सामान्य एवं विरल जनसंख्या में विभक्त कर चर्चा करेंगे, तो आप इस त्रिपाण संरचना बने रहें। यदि बात यहाँ पर करें अगले पॉइंट का, तो इसमें साफ होता है कि सघन रेल परिवहन जाल के क्षेत्र जो हैं कैसे विस्तृत हैं। और यहाँ पर इसके अंतर्गत 2 पॉइंट आया है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारत के उत्तरी मैदान एवं पूर्वी तटीय क्षेत्र में सघन रेल परिवहन जाल पाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत के उत्तरी मैदान में पूर्वी तटीय क्षेत्रों में सघन रेल मार्ग यानी बहुत ही जो है सघन रेल मार्ग पाया गया है। और इस सघन परिवहन जाल के निर्माण में इस क्षेत्र में विद्यमान समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी और सघन जनसंख्या और औद्योगिक इकाई का क्षेत्रीय विस्तार आदि प्रमुख कारक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर यदि हम बात करें उत्तरी मैदान के पूर्वी तटीय क्षेत्रों की, तो यहाँ पर जो है बहुत ही विशाल मात्रा में जो है रेलवे की लाइनों को जो है बिछाया गया है। और इसका प्रमुख कारण यही देखने को मिला है कि यहाँ पर जो है समतल भूमि है, उपजाऊ मिट्टी है और जनसंख्या तो कारक बनी ही बनी है, यानी जनसंख्या जो है इसके मुख्य कारक है। और इन्हीं कारणों के कारण जो है यहाँ पर औद्योगिक इकाई का क्षेत्रीय विस्तार इसके प्रमुख कारण बनते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ उत्तरी मैदान में क्यों है, क्योंकि भूमि है, उपजाऊ समतल भूमि है, उपजाऊ मिट्टी है, जनसंख्या और औद्योगिक इकाई है। दूसरी पॉइंट की तरफ चले तो कहते हैं इसमें इसी प्रकार अन्य भागों के अंतर्गत गुजरात तथा महाराष्ट्र के सपाट क्षेत्रीय मैदान, मध्यवर्ती तमिलनाडु और छोटा नागपुर का विशाल पठारीय भाग आते हैं और इन क्षेत्रों में अधिकतम विकसित उद्योग मौजूद है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर उजागर किया गया है। गुजरात तथा सौराष्ट्र के सपाट मैदान क्षेत्र के कारण जो है मध्यवर्ती तमिलनाडु और छोटा नागपुर का विशाल पठार भाग आते हैं, जहां पर जो है परिवहन का जाल बिछा हुआ है। उसके पश्चात आता है सामान्य रेल परिवहन जाल के क्षेत्र। तो देखिए तो तमिलनाडु एवं छोटा नागपुर के भागों को छोड़कर पूरे भारतीय प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र में सामान्य रेल परिवहन जाल है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमिलनाडु एवं छोटा नागपुर के भागों को छोड़कर पूरे भारतीय प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्रों में सामान्य रेल परिवहन जाल है। और यह विशाल भाग पहाड़ी तथा ऊंची नीची पथरीली जो है पठारी जमीनों से बना है और इन कारणों से रेल पटरी बिछाना दुष्गम कार्य होता है। फिर भी कुछ प्रमुख रेल मार्ग जो बड़े महत्वपूर्ण उद्योग केंद्र एवं बंदरगाह जोड़ते हैं, पटरियाँ 2 पहाड़ियों के बीच से अथवा उनके भीतर सुरंग बनाकर बिछाई गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर जिन क्षेत्रों में जैसे रेल लाइन बिछाना पहले के समय में मुश्किल था, आज के समय में कहते हैं पहाड़ों के सीना को चीर के जो है रेल मार्ग को निकाला गया है
और आप समझ सकते हो कि इसके लिए काटरा से जो बनाई गई है लाइन वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं बहुत बड़ा टनल वहाँ पर बनाई गई है पहाड़ों को काट के, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो कहते हैं आज देखा जाए तो हर क्षेत्र में जो है परिवहन रेल परिवहन जाल क्षेत्र जो है बिछे हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात आता है विरल रेल परिवहन जाल के क्षेत्र। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विरल रेल परिवहन जाल के क्षेत्र कैसे बिछे हुए हैं। कहते हैं हिमाचल पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में रेल मार्ग नहीं के बराबर विकसित हो सके हैं। देखिए किसका कारण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू कश्मीर आता हो, हिमाचल प्रदेश आता हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश में रेल मार्ग नहीं के बराबर विकसित हो सके हैं, क्योंकि ये काफ़ी दुर्गम रास्ते हैं। और कहते हैं यहाँ की ऊबड़ खाबड़ भू आकृति और पर्वतीय क्षेत्र असुविधाजनक कारक बनी हैं। जनरल सी बात है कि यहाँ पर अधिक जो है विकसित नहीं बन पाए हैं, रेल मार्ग नहीं बन पाया है। तो कारण सबसे बड़ा तो यही बनता है कि ऊबड़ खाबड़ भू आकृति और पर्वतीय क्षेत्र जो है असुविधाजनक कारक बने हैं। पर्वत के पास तल अथवा तलहटी पे बसे हिमालय पर्वत पर्वतीय भागों में कुछ महत्वपूर्ण शहर जैसे जम्मू जो है काठगोदाम, कोटादार और देहरादून रेल मार्ग के अंतिम सिरे के रूप में है। हाल ही में जम्मू तक पहुंचने वाली रेल लाइन जो है उधमपुर जम्मू कश्मीर तक बढ़ाई गई है और इस क्षेत्र में दो प्रमुख संकरे यानी नैरो जो है गेज की जो है रेल लाइन कालका से शिमला तथा सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग शहरों को जोड़ती है। तो समझ सकते हो कि विरल रेल परिवहन जाल के क्षेत्र के अंतर्गत जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर, कोटग्राम, कोटद्वार, देहरादून रेल मार्ग को अंतिम सिरे के रूप में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। यदि अगली पॉइंट की बात करें तो साफ करता है कि भारत के पर्वतीय क्षेत्र में भी रेल परिवहन तंत्र विरल है। ठीक है, यानी भारत के उत्तरवर्ती क्षेत्र में भी रेल परिवहन जो है तंत्र विरल है। विरल का अर्थ होता है कि वहाँ पर न के बराबर है, यानी बहुत ही इक्का दुक्का ही बिछाई गई है, इसलिए यहाँ पर विरल वर्ड को जो है प्रेजेंट किया गया है। असम राज्य के केवल ब्रह्मपुत्र घाटी में ही रेल मार्ग है, अन्य पर्वतीय जो है राज्य रेल यातायात सुविधाओं से वंचित है। तो इसमें बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पर्वतीय राज्य क्षेत्र में जो है रेल यातायात की सुविधाओं का विकसित नहीं किया जा सका है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दुष्गम कार्य है। कहते घने जंगल, भारी वर्षा, ऊबड़ खाबड़ भू संचय, विरल जनसंख्या के साथ जो है क्षेत्रों में निम्न आर्थिक एवं औद्योगिक विकास जो है विरल रेल परिवहन तंत्र के प्रमुख कारण है। देखिए सबसे बड़ा कहते हैं अगर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन भी है और वहाँ पर उद्योग की मात्रा लगाई गई है, वहाँ पर विकसित राष्ट्र है, तो वहाँ पर रेल मार्ग बखूबी बना ही दी जाती है। लेकिन कहते हैं कुछ क्षेत्रों में जो है औद्योगिक विकास न हो गए होने के कारण रेल मार्ग परिवहन पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जनरल सी बात है, जहाँ उपयोगी सिद्ध होगा वहीं पे जो है इसको बखूबी इस्तेमाल किया जाता है और बनाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इसी प्रकार राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में रेल परिवहन जाल विरल है। देखिए अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आता है कि राजस्थान के जो है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में रेल परिवहन जाल विरल क्यों है, आखिर यहाँ पर रेल मार्ग क्यों नहीं बिछाई गई। तो कहते हैं इस क्षेत्र के बड़े शहरों को मीटर गेज रेल लाइन जोड़ती है और भारतीय रेल अब जो है इन मीटर गेज रेल लाइनों में से अधिकांश को ब्रॉड गेज जो है रेल लाइन में बदल चुकी है। और ये मरुस्थलीय क्षेत्र विरल आबादी के साथ ही औद्योगिक विकास में भी पीछे है। यानी आप समझ सकते हो कि मरुस्थलीय क्षेत्र जो है औद्योगिक विकास, देखिए यहाँ औद्योगिक विकास तो होना ही संभव नहीं है। कहते हैं यहाँ तो विरल आबादी है, तो जैसे कहते हैं औद्योगिक विकास हो भी कैसे सकता है। कहते हैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो कंडीशन पाई जाती है वो थोड़ा सा दुर्गम होती है, जो कहीं भी नहीं होता। यहाँ पर तूफान आना, रेत के बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं और यहाँ पर जो है वर्षा न होने के कारण ज़मीनों में जो अगर रेल लाइन बिछाई भी जाती है तो ये तूफान के कारण ढक जाती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है इस क्षेत्र में। और इसके अलावा इन क्षेत्र की जलवायु भी गर्म एवं शुष्क होती है। तो समझ सकते हो कि यहाँ की जलवायु भी काफ़ी गर्म और शुष्क होती है। शुष्क रेताली आंधियों से एक अक्सर जो है रेल लाइन आच्छादित हो जाती है और इन्हीं सब कारणों से रेल पटरी बिछाना और उनको देखभाल करना बहुत ही कठिन कार्य साबित होता है। उसके पश्चात है मुख्य रेल मार्गों का प्रारूप। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो मुख्य रेल मार्गों का प्रारूप किस प्रकार है। कहते हैं देश के रेलवे मानचित्र को ध्यान से देखिए तो व्यस्त रेल मार्ग दिल्ली से शुरू होकर जो है मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को जोड़ते हुए पुण्य वापस दिल्ली पहुंचता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को जोड़ते हुए पुण्य जो है वापस दिल्ली पहुंचता है।
विकर्ण रेखाएं एक तरफ मुंबई को कलकत्ता से भी जोड़ती हैं, दूसरी तरफ दिल्ली और चेन्नई को जोड़ती है। ये जुड़ी हुई रेल लाइन जो है पतंगनुमा या हीरे की आकृति का प्ररूप दर्शाती है। तो आप सोचिएगा कि यहाँ पतननुमा क्या बात है और हीरोनुमा से क्या मतलब है। तो कहते हैं जो जुड़ी रेल लाइन जो बनाई गई है ना, उसका आकार जो है पतंगनुमा है, जैसे पतंग होता है ना उस प्रकार वो है, या कह सकते हो हीरो की आकृति जैसा ही होता है। ये रेल मार्ग जो है एक प्रकार की भारतीय रेल तंत्र का मेरुदंड है। आप समझ सकते हो कि मेरुदंड का दंड का मतलब होता है कि ये रेल मार्ग जो है भारतीय रेल की जो है पीठ की हड्डी है, यानी इसी से जो है रेल मार्ग यहाँ पर टिकी हुई है। भारतीय रेल का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इसी क्षेत्र को ही बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि ये जो है मेरुदंड है, इसका मतलब है कि रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन है। अगर बैकबोन टूट जाने के कारण पूरी जो है शरीर कामयाब नहीं होती, उसी प्रकार ये क्षेत्रों के न होने से जो है भारतीय रेल बिल्कुल ही तबाह हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ये जो है क्षेत्र भारतीय रेल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली, चेन्नई जोड़ती है, ये सारे के सारे लाइन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंबई को कलकत्ता से जोड़ती है और दिल्ली को चेन्नई से, और ये भारतीय रेल के जो है मेरुदंड के समान माना जा सकता है। इस मौजूदा प्रारूप में दो प्रकार के प्रमुख रेल परिवहन जाल का उल्लेख करने की आवश्यकता यहाँ पर आया है। पहला है सतज नदी बेसिन, यानी सतज नदी बेसिन, जिसमें पंजाब राज्य के प्रमुखतर सपाट मैदान भाग आता है, जिसमें पठानकोट, अमृतसर, बांदा, फिरोजपुर जैसे महत्वपूर्ण लाइनों को दिल्ली से जोड़ा गया है। दूसरा रेल परिवहन तंत्र असम के ब्रह्मपुत्र घाटी का है, और ये भाग बिहार के पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग, असम के जो है पूर्वी भाग में स्थित डिब्रूगढ़ से जो है जुड़े हुए है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर दो तरह की लाइनों की बात की गई है। ये सभी रेल मार्ग जो ब्रॉड गेज पटरी वाले हैं तथा सभी दिल्ली से जोड़ते हैं। इन मार्गों का जो अधिकांश लंबाई जो है विद्युतीकरण हो चुका है, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण है कि दिल्ली से जुड़े जितने भी जो लाइनें हैं उनको विद्युतीकरण कर दिया गया। ये सब विद्युत से चलने वाले रेल होते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारतीय रेलों की भूमिका। अब यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि भारतीय रेलों की भूमिका क्या है। कहते हैं भारतीय रेल की अहम भूमिका के अध्ययन के लिए हम निम्न सारणी का अध्ययन करना हमें पड़ेगा, और सारणी से हम इस बात का आकलन कर सकते हैं कि भारतीय रेल की भूमिका जो है कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए सारणी को देखें। सारणी में आप देख सकते हो कि भारतीय रेल द्वारा माल ढुलाई 10 लाख टन में दिखाया गया है। तो देखिए भारतीय रेल का कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा है। कहते हैं कोयला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, जो कहते हैं 1950-51 के बीच में सिर्फ 20.2 लाख टन के रूप में किया था। वहीं 2003 से 4 में जो है 271.4 लाख टन थी। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है। लोहा इस्पात उद्योग के लिए कच्चे के अतिरिक्त कच्चे माल के रूप में अगर हम 2050-51 की बात करें तो हमारे पास कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन वही हम 2003 से 4 करें तो 44.26 है। तो को काफ़ी महत्वता को यहाँ दर्शा रहा है। यदि आगे बढ़े तो देखेंगे कि कच्चा लोह इस्पात संयंत्र का उत्पादित माल जो है अगर 1950-51 के दौरान देखें तो इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यही अगर हम देखें 2003 से 4 के बीच में तो कहते हैं 15.24 लाख टन थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर निर्यात के लिए लोह अयस्क के रूप में देखें तो यहाँ पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है हमारे समक्ष जो है 1951 से 50 के बीच में, लेकिन यही 2003 से 4 के बीच में देखें तो 36.41 है। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट जो है 1950 से 51 के बीच 2.5 थी, और वही बात करें 2003 से 4 के बीच 53.47 है। तो काफ़ी महत्वता को दर्शाया गया है। खदान की बात करें तो इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है रेल की खदान में। यहाँ पर 8 जो है वो सिर्फ आप समझ सकते हो कि 1950 से 51 के बीच में है। वही 2003 से 4 के बीच में जो है 46.52% है, यानी लाख टन है। तो ये काफ़ी महत्वता को दर्शा रहा है। यदि उर्वरक की बात करें तो यह कुछ भी आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन वही हम 2003 से जो है 4 की बात करें तो 28.75 है। तो कोई काफ़ी महत्वपूर्ण बात दर्शाता है। खनिज तेल की बात करें तो कहते हैं 1950 से 51 में जो है 2.7 है, लेकिन वही हम अगर देखें 2003 से 4 के बीच में तो 22.00 है। तो काफ़ी महत्व है और बहुत ज़रूरी भी है ये।
यहाँ पर हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे कि भारतीय रेलों की क्या भूमिका है। तो भूमिका अहम रहती है किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पर भारतीय रेल की जो है भूमिका हम जानेंगे। हमने टेबल में भी बहुत कुछ समझने की कोशिश किया, लेकिन ये बात जो है शब्दों के अंतर्गत है। तो ये जो है भारतीय रेल की भूमिका क्या है, तो इस के विचार में जो है प्रकाश डाला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही आता है कि रेल द्वारा वस्तुओं की ढुलाई में कोयला सबसे प्रमुख वस्तु रहा है और कोयला जो है काफ़ी समय से ढोया जा रहा है। रेल परिवहन सेवा ने कोयला विहीन क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है, क्योंकि रेल है तभी जो है कारखाने संभव है। ऐसा सिस्टम रेल ने करके दिखाया है कि जिन क्षेत्रों में रेल परिवहन है उन्हीं क्षेत्रों में जो है औद्योगिक विकास काफ़ी बढ़े हैं। औद्योगिक केंद्र पर कच्चे माल की ढुलाई कर रेलवे व उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक केंद्र पर कच्चे माल की ढुलाई कर रेलवे ने उद्योग को बढ़ावा काफ़ी दिया है और इसे कई जो है उद्योग खोले गए हैं। द्वितीय उद्योग के विकसित करने में रेलवे के योगदान महत्वपूर्ण रहा और यह अर्धनिर्मित एवं पूर्व तैयार उत्पादों को जो है परिवहन करने के वितरित कार्य करता है। अगर अगली पॉइंट की बात करें तो कहते हैं रेल परिवहन तंत्र ने निर्यात की वस्तुएं जैसे लोह अयस्क, सीमेंट, खदान इत्यादि का जो उत्पादन क्षेत्र से जो निर्यात स्थान तक पहुंचाने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता भी पहुंचाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। कहते हैं जितना विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगा उतना ही हमारा अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होगा, और इसमें जो है रेलवे का अहम भूमिका है। तो रेलवे ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है, चाहे वो अयस्क हो, सीमेंट हो, खाद्यान्न इत्यादि में जो है विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भारत को बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके पश्चात है सीमेंट का परिवहन कर देश के दूर दूर क्षेत्रों में भवन निर्माण की प्रक्रिया को उन्नत करने में रेलवे ने जो योगदान दिया है वो सराहनीय है, क्योंकि सीमेंट का परिवहन कर देश के दूर दूर क्षेत्रों में पहुंचाना एक बहुत ही दुष्कर्म कार्य था, लेकिन रेलवे ने बखूबी इसका योगदान जो है क्या निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हर क्षेत्र में सीमेंट परिवहन के लिए जो है रेल मार्गों का प्रयोग बखूबी की जाती है। देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उर्वरक का परिवहन करके कृषि उत्पादन के विकास में रेलवे का विविध योगदान रहा है। कहते हैं अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन तक पहुँचे हैं तो उसका सबसे बड़ा श्रेय हमें जो रेलवे मार्ग को ही देना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे मार्ग से जो है एक सामान जो है दूसरे जगहों पर पहुँचाने में रेल ने जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। भारतीय रेल परिवहन द्वारा खनिज तेल बंदरगाह तथा तेल संशोधक संयंत्रों से देश के जो है आंतरिक भागों तक पहुंचाया भी गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं उन उपरोक्त तत्वों से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय रेल देश के प्रमुख परिवहन सेवा के अंतर्गत आता है और इसकी जो है अच्छाई से हम जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। भारत जो है किसी भी देश के लिए जो है रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि इतने अधिक अमाउंट में सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाना और इतने अधिक जनसंख्या को यहाँ से वहाँ स्थानांतरित करना रेल का ही कार्य हो सकता है। और कहते हैं रेल सिर्फ इंसानों को नहीं, सामानों को नहीं, हर चीज़ को जो है आज यहाँ से वहाँ पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो इसलिए रेलवे का जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान अपने जगह पर रखता है और ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके उस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप तिरपान स्टडी सेंटर को हेल्प करना चाहते हो तो वीडियो शेयर करके ही आप हेल्प कर सकते हो। आगे बात ये रहती है कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो सबसे अच्छा ये होता है कि जो भी टॉपिक आप देखना चाहते हो वो आपको बेखूबी जो है आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाता है। लेकिन अगर सर्च करना चाहते हो यूट्यूब पे तो शायद आपको दूर दूर तक जो है तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए, उसका टॉपिक नज़र ना आए। इसलिए अच्छा है कि सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कर लीजिए। ठीक है, कहते हैं अगर आपको कोई कमेंट करना है, कोई सुझाव देना है, कोई विचार देना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी अगर मन में डाउट आता है, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो तो कमेंट अवश्य कीजिए। कमेंट करने से जो है किसी भी चीज़ को सुधारा जा सकता है।